आज हमारे बीच देश के जाने माने कथाकार बहुत बड़ा नाम है और हमें बड़े सौभाग्य सागर मानव का वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं और जब भी इस तरह से बौद्धिक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं तो उन्हें जरूर हम आमंत्रित करते हैं अपने वक्तव्य के लिए और निश्चित रूप से आज भी उनसे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया मंचासीन हो भाई वैशाली जी लिखे हैं। हमें इस आयोजन के लिए स्नेहित सानिध्य इनका प्राप्त है। उनमें सर्वप्रथम ब्रह्मचारी श्री राकेश जी कृपया नहीं है क्या और है नहीं संभवतः वो किन्हीं कारणों से सागर में नहीं है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर कहते जैसे को वो कृपया उनका से हम लोगों के जमाने में मार्गदर्शक और बड़े भाई के रूप में जो रहे जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इन्हीं कारणों से आज हम लोग इस तरह के मंच स्थापित करके घोषणा कुछ करने की स्थिति में है। ऐसे भाई कैलाश सिंह जी कृपया मेरे बड़े भाई और इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार श्री हेमचंद्र जी जैन हिमा भैया जिन्हें हम प्रेम से हिमा भैया ही कहते हैं। कृपया वो जाएगा और श्री अरुण सिंह जी उनकी सागर जी के आता है जैसे उन्होंने का व्यक्त करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय के प्राध्यापक और श्री सर्वेश्वर उपाध्याय को वो कृपया आए और मंच संचालन संभाले। आप सभी का श्यामनंद और पंडित ज्वाला प्रसाद जैसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। श्यामनंद संस्था एवं पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं मंचासीन अतिथियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि वह विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी के समक्ष एवं हम सबके श्रद्धेय संत शिरोमणि पूजनीय श्री क्षमा सागर जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय मंच
पूरन जी। साहित्य काव्यातीत में रसभोग की राजनीत में भाषा गणित संगीत में सुरताल लय नवगीत में त्रुटियां समस्त सुधार दे, नव श्रुतियां नवल विचार दे, मां शारदे हंसासनी सासनी मां शारदे। हर लोक जगत की यातना असमानता दुर्भावना पूरन सफल हो साधना पूर्ण हो सबकी कामना समृद्धि सुख सम्मान दे, भारत को नव उत्थान दे, मां शारदे हंसासनी हंसासनी मां शारदे मां शारदे मां शारदे। बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की इस भावपूर्ण वंदना के साथ में मंगलाचरण के लिए दूसरी परिधि जी को आमंत्रित करता हूं कि वह मंगलाचरण प्रस्तुत करें। बोलिए 108 मनी श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। गुरु तेरे संयम तेरी साधना को वंदन है, गुरु तेरे संयम तेरी साधना को वंदन है, हे तपस्वी तेरी हर एक अदा को वंदन है, हे तपस्वी तेरी हर एक अदा को वंदन है। त्याग तप साधना के साधक हो, ज्ञान चारित्र के निराकर हो, ज्ञान चारित्र के दिवाकर हो। धीरता तेरी वीरता को वंदन है, धीरता तेरी वीरता को वंदन है, हे तपस्वी तेरी हर एक अदा को वंदन है। गुरु तेरे संयम तेरी साधना को वंदन है, गुरु तेरे संयम तेरी साधना को वंदन है, हे तपस्वी
मेरी साधना तेरे संयम को बंधन है, हे तपस्वी तेरी हर एक अदा को बंधन है। इन्हीं शब्दों के साथ में मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद आदरणीय दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी के स्वागत के लिए श्यामराम संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय उमाकांत जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय यादव जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। मंचासीन अतिथियों के स्वागत के साथ ही इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए आप सब सभागार में उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति को मैं सादर स्वागत करता हूं और स्वागत उद्बोधन के लिए श्री आशीष जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना स्वागत उद्बोधन दें। सम्मानीय आशीष जोशी। धन्यवाद डॉक्टर सर्वेश्वर उपाध्याय जी। आज श्यामलाल और पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मानित दिवस के आयोजन में आप सब इस सभागार में सभापूर्वक पधारे। आप सबका मैं संस्था द्वय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और यह हमारे लिए और सागर के लिए यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे सागर शहर में जन्म लेकर सागर विश्वविद्यालय से एमटेक कर मुनीश्री ने वीतरागी बनकर शुल्क दीक्षा ग्रहण की और एक लंबा सफर तय किया। लेकिन इस माटी में कहीं कुछ ऐसी बात है कि जो वीतरागी होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर की जो रचनात्मकता है उसको उकेर के रखती है। तो ऐसे ही मुनीश्री क्षमा सागर जी कविताओं की दिशा में आगे बढ़े और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि प्रकृति के इतने नजदीक थे कि उनकी हर एक कविता में प्रकृति के दर्शन सीधा संवाद स्थापित करती हुई कविताएं। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर जहाँ कवि महाकवि प्रभाकर का शहर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर का शहर है, पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी का शहर है, शिव कुमार श्रीवास्तव का शहर है, एक लंबी साहित्यिक अवदान देने वाले लोगों की परंपरा का शहर है। उस शहर में साहित्य के क्षेत्र में एक नाम भले ही वे वीतरागी थे लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भी उनका अवदान कम नहीं। आज हम उसी अवदान को याद करने के लिए इस सभागृह में एकत्र हुए हैं। इसमें जो उनकी पुस्तक पर हम चर्चा करने के लिए आए वो चिड़िया लौट आई। उस चिड़िया लौट आई पर हमारे जो समीक्षक हैं वो आपको उसकी बारीकियों के साथ उसकी समीक्षा करेंगे। आज हमारे इस आयोजन में कृपापूर्वक पधारे सागर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सदस्य आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी यादव जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस देश की विदुषी कथाकार उपन्यासकार आदरणीय डॉक्टर शरद सिंह जी आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक और हमारे मित्र डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी यहाँ मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में फार्मेसी विभाग के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय एन.के. जैन साहब जिन्होंने विश्वविद्यालय में कुछ समय कुलपति के पद पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, पूर्व कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आदरणीय एन.के. जैन साहब हमारे आज इन पे चर्चा होना है। मुनीश्री क्षमा सागर जी के गृहस्थ भाई आदरणीय अरुण जैन साहब हमारे मार्गदर्शक
हमें सदा बचपन से ही उन्होंने हमें बहुत सिखाया है। आदरणीय राव कैलाश सिंह जी, आदरणीय हेमचंद जैन जी, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, हमारे समस्त हमारे सागर के जो बुद्धिजीवी हैं, आप सब हैं, आप सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका दोनों संस्थाओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वेश्वर जी का नाम नहीं ले पाया, क्षमा के साथ। सर्वेश्वर जी आज का संचालन कर रहे हैं, कल बहुत सारा समैया जी अपनी काव्य रचना की प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्मानीय ऋषभ समैया जी। समृद्ध मंच और उपस्थित गरिमामय सदन, आज जिस विराट व्यक्तित्व की चर्चा करने, उनके साहित्य के अवदान को रेखांकित करने का जो यह कार्यक्रम है, वह अपने में स्वयं गरिमापूर्ण हो जाता है जब हम याद करते हैं पूज्य से 108 क्षमा सागर जी। क्षमा सागर जी ही नाम पर्याप्त है उनके जीवन को रेखांकित करने का। जो क्षमा के सागर हैं, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। लौकिक सुख, लौकिक मान सबको त्याग कर वीत रागता की राह पकड़कर और मुक्ति जगत के यात्री बनकर इन्होंने इस बुंदेलखंड को नहीं, सारे देश को पूरी तरह से लाभान्वित किया है। ऐसे क्षमा सागर जी को उनके ग्रस्त जीवन में भी मैंने देखा और उनके मुनि पद में गरिमा उन्होंने अर्जित की, उसका भी मुझे सौभाग्य मिला कि आप रिश्ते सामाजिक हो, पारिवारिक हो, महत्व तो रखते हैं, लेकिन मुक्ति नगर में सब पीछे छूट जाते हैं और शेष रह जाता है अपना आत्मदर्शन। उस आत्मदर्शन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और यह यात्रा मुनिश्री की अनंत यात्रा है। उन्होंने हमारे समाज के बहुत ही समाज सेवी और जीवन कुमार जी के जो पिताश्री थे, उनने बहुत सामाजिक सरोकारों से जिंदगी की और उनको यह गौरव मिला उनका एक इतनी आगे बढ़ गया, इतना उन्होंने अपने जीवन को सर्वोत्तम उपलब्ध किया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और एक चौपाई से जितनी सांसें हंसकर गुजरी, समझो उतनी उम्र जी गए, उन पल का जीना क्या जीना, जिन क्षण आंसू मौत की। इन्होंने एक एक सांस का उपयोग मुक्ति नगर के लिए किया। ऐसे परम व्यक्तित्व को मैं सादर नमन करता हूँ। समैया जी निश्चित तौर से
संत का आचरण ही हम सबके लिए अनुकरणीय होता है। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका संयम, उनका धैर्य, ये सब हमें कहीं न कहीं प्रेरणा देता है और यही प्रेरणा हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंचासीन आदरणीय कैलाश संघ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना उद्बोधन दें। आदरणीय कैलाश संघ जी। आचार्य श्री विद्याकाल के महाराज शहर की अध्यक्ष साहित्य और सांस्कृतिक संस्था श्यामलम एवं इंस्टीट्यूट तत्वाधान में आयोजित आज के समाधि दिवस स्मृति वक्तव्य और पुस्तक चर्चा ये अत्यंत आत्मीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय पूर्व सांसद, पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय यादव जी, हमारे देश की प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय सागर सिंह जी, सागर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक आदरणीय आशुतोष मिश्र जी, सागर विश्वविद्यालय कार्मिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल जैन साहब, इस समारोह के सूत्रधार प्रसिद्ध समाज सेवी भाई हेमचंद जी, जिन इस स्मृति में हम ये आयोजन यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष भाई अरुण त्रिवेदी, इस सभागृह में उपस्थित परम आदरणीय चौरसिया जी, आदरणीय हरि सिंह ठाकुर जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय पूरन सिंह जी, भाई ऋषभ समरिया जी, रंजीत जी चंदेरिया जी, भाई कपिल प्रसाद जी, मैडम धारिया जी, जे फाउंडेशन संस्थापक आदरणीय आशीष जोशी जी, आदरणीय श्यामाकांत मिश्रा जी, सभी लोग मेरे बीच में यादों पर शिक्षा को मेरे प्रणाम नमस्कार। ये ऐसे संत जिन्हें नमते और का क्रंदन हो जाता है, ये ऐसे संत जिन्हें नमते और का क्रंदन हो जाता है, जिनके चरणों में आकर अंगारा चंदन हो जाता है, जबकि चेतन का जगताती तन तो तन्मय हो जाता है, जिनके चरणों में आकर उसका बंधन हो जाता है। श्रवण संस्कृति की बुनियाद में सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान की त्रिवेणी अगर कहीं एक संगम दिखना है तो वो हमारे सागर नगर के गौरव मुनीश्वर क्षमा सागर महाराज के चरणों में हमें दर्शन करने को मिलेगा। संसार की समस्त विभूतियों से विभूषित बचपन से जो सोने की चमक के पैदा हुए थे, शिक्षा के क्षेत्र में एमटेक जैसी सर्वोच्च उपाधि को प्राप्त कर जिन्होंने बीत रास्ता की दिशा चुनी, ऐसे क्षमा सागर महाराज की स्मृति में आज का हम ये आयोजन कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी विपन्न परिस्थितियों में भी
मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको जाना है, उनका सत्संग किया है। हालांकि उम्र में मुझसे करीब 15 वर्ष छोटे थे, लेकिन व्यवहार में हम उनके परिवार के सदस्य थे और वो परिवार के सदस्य की तरह ही हमसे व्यवहार करते थे। बहुत सारे संस्मरण हैं। श्रद्धेय क्षमा सागर जी महाराज के कई वर्षों तक असाध्य रोग से ग्रस्त होने के बावजूद भी मुनि चर्या जो होती है, मुनि की जो त्याग तपस्या होती है, मुनि के जो नियम और कायदे होते हैं, भारी से भारी विषम परिस्थितियों में भी क्षमा सागर जी महाराज जी ने उनको नहीं दिया था और बड़े साक्षी भाव थे, पूरी सहजता से स्वीकार करते हुए, विषमताओं को अंगीकार करते हुए उन्होंने समाधि की ओर अपने कदम बढ़ाए और अंत में वो समाधि मरण को प्राप्त हुए। जैन दर्शन में मुनि पद का यही लक्ष्य होता है, यही गंतव्य होता है कि अंत में उसे समाधि मरण हो। ऐसे समाधि मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की चरणों में बारंबार नमो प्रेषित करते हुए इस संस्था श्यामलम और जिन्हें फाउंडेशन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कुछ सीमाओं में बंध के ऐसा महान व्यक्तित्व ठहर गया था जो हमारे जैन समाज के बीच में जिनकी चर्चा थी होती थी। लेकिन आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के प्रसिद्ध लोग, प्रसिद्ध राजनीतिक लोग, प्रसिद्ध साहित्यकार लोग, प्रसिद्ध चरित्र लोग हमारे बीच हैं और आज वो क्षमा सागर महाराज की चर्चा करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ कि जिनकी मुस्कुराहट नंदन मन गंध है, मैं मंच पर राजनाथ समानी एमके जैन सर को अनुरोध करता हूँ कि वह भी अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय एमके जैन सर। मंच पर विराजमान सभी विभूतियाँ, यादव जी, डॉक्टर शरद सिंह जी, हमारे एमचे भैया, उन्ना भैया, अनु भाई, डॉक्टर उषा जी, सर्वेश्वर, आप सभी जो पधारे हुए हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस सभा का मंच है उसको साझा कर रहा हूँ। मेरा क्षेत्र अलग है, बहुत ज़्यादा मैं समझ नहीं करता हूँ, मगर एक बात जरूर जानता हूँ कि सागर में जितना भी हम मंथन करते हैं अनेक दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं और उन्हीं में से इस सागर में जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जो विभूतियाँ हमें प्राप्त हुई, उनमें एक नाम क्षमा सागर नदी महाराज का और उनका जो बहुमुखी व्यक्तित्व था उस सबसे आप परिचित हैं। मैं इस जो विषय है उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस विभूति के संबंधित कार्यक्रम में मुझे यह मंच पर बैठने का मौका मिला और मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और कोशिश करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर मैं चल पाऊँ। तो यह मेरे लिए
अतिशयोक्ति की बात सर, मंच पर मंचासीन है डॉक्टर ऋषि गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक सम्मानीय डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी, जो देश के जाने माने कलाकार भी हैं और अच्छे साहित्यकार भी हैं और जिनकी लेखनी समाज को लगातार ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे सृजनात्मक और रचयिता सम्मानीय आशुतोष मिश्र जी को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि वह विषय पर अपनी बात रखें। सम्मानीय मिश्र जी। इस महत्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता कर रहे श्री दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी, मंच पे उपस्थित डॉक्टर श्री सनत सिंह जी, श्री कैलाश सिंह जी, श्री हेमचंद जैन जी, श्री अरुण सिंह जी, संचालन कर रहे सदस्य जी। इससे पूर्व भी मैंने उनकी कुछ कविताएं और उनकी कुछ काव्य संग्रह से मैं परिचित हूँ और उनको मैंने अपने स्तर पे देखा, जाना, समझा। मैं कुछ बातें उनकी जो संग्रह मेरे पास है चिड़िया लौट आई है उनकी कविताओं के हवाले से करूँगा, लेकिन बहुत कम कविताओं का उदाहरण मिला, क्योंकि यह संग्रह पढ़ते हुए मुझे कुछ दूसरे ख्याल भी आए कि आखिर क्या है क्षमा सागर जी की इस काव्य व्यक्तित्व में और इन कविताओं में कौन सी बातें हैं उन्हें खास बनाती हैं और उनके आधार कब होते हैं। तो मैं जितनी मेरी समझ है उस स्तर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मुनि क्षमा सागर जी को पढ़ना और उनकी कविताओं से गुजरना खुद को और अपने समय एक नए ढंग से आविष्कृत करने का तरीका है। एक अच्छी कविता के बारे में कहा जाता है कि वह आत्मा के आत्मविश्वास से उपस्थित है। ये परिभाषा कविता के संदर्भ में मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा था कि एक अच्छी कविता आत्मा के आत्मविश्वास से उपस्थित है। मैं बहुत लंबा समय बीता और मैं अक्सर सोचता था कि आत्मा के आत्मविश्वास से उपजी हुई वो कविता, उसके नाम नक्श कैसे होते हैं, उसकी बिनाई कैसी होती है, उसका ताप कैसा होता है। इसमें अब मुझे कोई संकोच नहीं है यह कहते हुए कि अच्छी कविता और ये आत्मा के आत्मविश्वास से उपजी हुई कविता की जो मेरी खोज थी, तलाश थी, वो मुनि क्षमा सागर की कविताओं तक आके विश्राम था। आप सबको मालूम है, जैसा कि ये भी कहा भी गया, कि मुनि जी महाराज एक वीतरागी संत थे और आमतौर पे ऐसे संतों की चिंताएं और सरोकार एक सामान्य मनुष्य से बिल्कुल अलग और भिन्न। पर जब आप मुनि क्षमा सागर जी की कविताओं को के पास आते हैं तो आपको लगता है कि जीवन और जगत को लेकर, जैसे मैंने कहा कि एक संत की चिंताएं जीवन जगत को लेकर बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन ऐसे बड़े संत, एक वितरागी संत की कविताओं तक आएंगे तो आप देखेंगे कि एक जीवन और जगत को लेकर एक संत के अपनी अवधारणाएं और एक सामान्य मनुष्य की जो अवधारणाओं का प्राइमरी अपोजिशन है वो टूटता सा नजर आता है। नजर क्या आता है? टूटता ही। लेकिन ये टूटना सिर्फ टूटने के लिए नहीं है, ये टूटना एक नई दुनिया, नया भावबोध रचने के लिए। मुनि क्षमा सागर जी ने अपनी कविताओं में जीवन जगत के विविध क्षेत्रों से विषय लिए और ऐसा लगभग सभी सचेत कवि करते हैं। पर यहाँ खास बात यह है कि मुनि क्षमा सागर जी ने जो विषय चुना है, खासियत उस विषय में नहीं है, उस विषय को देखने के नजरिए में, देखने का अंदाज ही एक बात है, वो तत्व है जो किसी भी चीज को सामान्य से विशेष बनाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके समक्ष अब ये कविता नाच
जो प्रसिद्ध कविता है उसकी कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहता हूँ। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन जिन पंक्तियों से मेरा मकसद आप तक पहुंचेगा मैं उन्हीं का उल्लेख करूंगा। अब एक कविता है नाच। कविता शुरू होती इस पंक्ति से कि एक तली हुई रस्सी है जिस पर मैं नाच रहा हूं। फिर उस नाच की डिटेलिंग है, एक तली हुई रस्सी है जिस पे मैं नाचता हूं, और कविता के आखिर में हम ये कहते हैं कि और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, सिर्फ देखते हैं वो नाच। इस कविता के उल्लेख के साथ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हम क्या देखते हैं ये निर्भर करता है कि हम कहां से देखते हैं। मशहूर इतिहासकार टी.एच. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री में इसे ही वेंटेज पॉइंट कहा। हम क्या देखते हैं ये निर्भर करता है कि हम कहां से देखते हैं। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विषय वही रहने के बावजूद मुनि क्षमा सागर जी का उस विषय को देखने और उसे बरतने का अंदाज खास है, तो उसके पीछे का आधार भी यही है कि मुनि क्षमा सागर जी उस विषय को, उस पहलू को, उस मुद्दे को जहां से देखते हैं वह जगह हमारी और आपकी जगह से बहुत अलग है। वैसे भी कहा जाता है कि चीजों को देखने का जो ठीक ठाक तरीका है उसके लिए जरूरी है कि हमारे और उसके बीच में ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के हम चीजों को कभी भी ठीक से नहीं देख पाते। हमारे और उसके में दूरी होनी चाहिए। आंखें सब देखती हैं, लेकिन जिसको देखना हो, जो चीज देखना हो, उसको हमारी आंखों में एकदम चिपका दीजिए, वही आंखें नहीं देखना। इसलिए एक अलग विमर्श में कहा जाता है कि यदि किसी समाज का, किसी राष्ट्र का या मनुष्य को या उसके जीवन को ठीक समझना है तो पहले उस राष्ट्र, उस समाज, उस जीवन के बनाए हुए विमर्श से थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ा दूर आके देखिए। और यह दूरी को बनाने का पद्धति है, इसमें ये होता है कि जो तत्कालिक प्रभाव होते हैं, सांसारिक प्रभाव होते हैं, उससे आप बच जाते हैं और चीजें साफ होती हैं। इस लिहाज से देखें तो क्षमा सागर जी महाराज ने इस सकल पसारा को छोड़कर उससे बाहर जाके खड़े और उनमें इस जगत को, उनमें और इस दुनिया के बीच में वो जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जिसकी दरकार है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। इसलिए वे चीजों को उसके आर पार देखने का यह परिवर्तित जो बोध है कैसे काम करता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता का उदाहरण दूंगा। कहता है कि सांझ के किनारे खड़े होकर मैंने पहाड़ से उतरी रात को देखा। सांझ के किनारे खड़े होकर मैंने पहाड़ से उतरी रात को देखा और सोच में डूब गया कि अंधेरा कितनी जल्दी उतरा। सुबह रोशनी के लिए सूरज को पूरा पहाड़ करना पड़ा। जब मैंने आपको एक कविता आपके सामने उद्धृत किया तो आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आप में से कितने ऐसे लोग हम में से यहाँ होंगे जो होती हुई रात को देखकर इससे पहले ये सोच पाए होंगे कि सुबह रोशनी के लिए सूरज को पूरा पहाड़ करना हो। जाहिर है कि उनमें से मैं कोई। मैंने इस कविता को पढ़कर ही समझा और इस मुद्दे पर, इस बात पर ध्यान गया कि रात तो हो गई है, रात पहाड़ से उतर आई है, बहुत जल्दी उतर आई, लेकिन कल सूरज को रोशनी के लिए पूरा पहाड़ चढ़ना। आप कविता की भावबोध से थोड़ा सा दरकिनार कर दीजिए, यूं भी देखिए। कभी ये तो ठीक से सोचा ही कि हम रात देख रहे हैं, वो रोशनी देख रहा है और रोशनी के लिए पूरा पहाड़ चढ़ना। जाहिर सी बात है कि रोशनी चाहे जगत की हो, चाहे आत्मिक उजाले की हो, चाहे बाहर की हो या भीतर की हो, बिना पहाड़ चढ़े हो नहीं सकता, न उसको पाया जा सकता। कभी ये कह रहा, लेकिन मजेदार बात यह है, न सूरज रोशनी के लिए न चढ़ता है न डूबता है। हकीकत क्या है? न सूर्य का उदय होता है न अस्त होता है, धरती घूम जाती है।
लेकिन ये है कवि का अपना रचना विधान कि जिसने एक मिथ को हमारे समय के एक बड़े प्रेरणा स्रोत सच के रूप में इस्टेब्लिश कर। ये कौन देख पाएगा जिसकी निगाह अंधेरे में, घनघोर अंधियारे में भी जिसकी चेतना में उजाले की खबर हो, वो सागर जी महाराज अंधियारे के बीच में बैठकर उजाले की इस खबर को साफ करते। मैं मलयज का नाम आप सबने सुना होगा। रामचंद्र सूत्र पे किताब लिखते समय मलयज ने अच्छी कविता कैसी होनी चाहिए इस पे कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत कम बोलूंगा। भाषा के भीतर जो अनुभूति है, भाषा के बाहर वही कर्म। कविता इन दोनों के संधि पर होती है। कविता सच्ची बनती है भाषा के भीतर की अनुभूति से। ध्यान दीजिएगा, कविता सच्ची बनती है भाषा के भीतर की अनुभूति से और बड़ी बनती है भाषा के बाहर के कर्म से। यानी एक बेहतर कविता के लिए भाषा के भीतर की अनुभूति और भाषा के बाहर का कर्म दोनों जरूरी है। बौने जीवन से, मलयज आगे कह रहे हैं कि बौने जीवन से बड़ी कविता नहीं पैदा, पर जीवन बौना कर्म की असिद्धि से नहीं, कर्म क्षेत्र की विविधता का अनुसंधान न करने से पैदा। अब इस दृष्टि से देखिए कि कवि और कविता के संदर्भ में मलयज जो कह रहे हैं, मलयज की यह बात मुनि क्षमा सागर जी पर की कविताओं में अक्षरशः पार। उन्होंने भाषा के भीतर की अनुभूति और भाषा के बाहर के कर्म दोनों को आश्चर्यजनक ढंग से संतुलित और एक लय कर दिया। उनकी कविताएं जीवन के लघु से लेकर बृहत्तर संदर्भों से एक खास किस्म की आत्मीय तार्किकता से संवाद करते, क्योंकि वो संत है। केवल बौद्धिक होते तो तार्किकता से काम चला देते, लेकिन वो संत हैं, उनकी चिंता में सब है। इसलिए उनकी तार्किकता नीरस यांत्रिक तार्किकता न होकर एक संवेदित आत्मीय तार्किकता, अत्यंत उज्जवल भाव भूमि पर दर्ज की गई गहरी दार्शनिकता से सफल। किंतु कवि ने जीवन और आस्था से अर्जित जो दार्शनिकता है उसको अपने अनुभूति में बुला लिया। ये हमारे समय की बड़ी समस्या है कि हम किताबों से ज्ञान सीख लेते हैं, हम बोधियों से दर्शन सीख लेते हैं, लेकिन जब तक वह ज्ञान और दर्शन हमारी अनुभूति का हिस्सा नहीं बनता तब तक वह छिछला होता है। इसी को याद करते हुए, ध्यान करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी कहा था कि पंडिताई की एक बोझ है, उबारती नहीं तो डुबा देती। और ये कौन सी पंडिताई जो हमारे अनुभूति का हिस्सा नहीं। लेकिन अब क्षमा सागर जी इतने बड़े संत, इतने सारे लोग उनकी कविताओं पे क्यों बात कर रहे हैं? कारण ये है कि जो दार्शनिकता थी, आस्था और प्रार्थना से जो अर्जित दार्शनिकता थी, उसको मुनि जी महाराज ने अपनी संवेदना के साथ अपनी अनुभूति में मिला दिया था। इसलिए वह उनका अर्जन हम सबका अर्जन बन के फैलता। क्षमा सागर जी ये सिद्ध कर दिया है कि अनुभव अनुभूति का हिस्सा हो जब हो जाए, जब अनुभव, देखिए अनुभव और अनुभूति दो शब्द है। अनुभव सबको होता है, अनुभूति किसी किसी को होता है। अनुभव सबको होता है, लेकिन जब अनुभव का अनुभव हम करने लगे तब वो अनुभूति बनती है। गर्मी लगना अनुभव है, गर्मी लग रही है ये अनुभूति। इसलिए अनुभव तक तो हम सब हैं। अनुभव को जो अनुभूति में बुला देता है वो बनता है संत, वो बनता है कवि, वो बनते हैं क्षमा सागर। तो सच ये है कि अनुभव जब अनुभूति का हिस्सा हो जाए वहीं से जन्म लेती है एक बड़ी और श्रेष्ठ कविता। और इसको क्षमा सागर जी की कविताओं में आप
शुरू से लेकर आखिर तक इसको हकीकत में बदलते देख सकते। मैं अपनी बात की तस्दीक के लिए मुनि क्षमा सागर जी की एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने उदाहरण के लिए बहुत छोटी छोटी कविताएं दी। कविता है, हमारी हर सांस मौत के नाम रोज रोज खत लिखती। हमारी हर सांस मौत के नाम रोज रोज खत लिखती है, लेकिन मौत एक रोज आकर खुद जवाब देती है। लेकिन मौत एक रोज आकर, वो रोज रोज खत लिखा जा रहा है। पूरा जीवन जीना क्या है? दरअसल वह मृत्यु के नाम एक खत है, लेकिन जिस दिन उसको ख्याल आता है एक दिन मौत आके खुद जवाब देती है। अब जानते हैं कि मौत का जवाब क्या होता है। इसी बात को शोपेनहाइजर कहते थे कि जिंदगी क्या है? दरअसल जीवन बहुत हद तक मृत्यु की अनुपस्थिति है। मृत्यु उपस्थित कोई जीवन नहीं है। अब आप सोचिए कि एक बड़ी बहुत गहरी बात को किस काव्यात्मक लय में मुनि जी महाराज ने कहा। जीवन के वैभव की कविता है कि मृत्यु का, मौत का जवाब तो आना ही है, लेकिन उस जवाब के पहले कितना शिद्दत से जी लेते हैं। दरअसल ये इस कविता के प्रत्युत्तर में उनकी एक और छोटी कविता देखिए कि किसी के मरने पर मालूम पड़ता है, किसी के मरने पर मालूम पड़ता है कि वह था और अभी तक जिंदा है। इन दोनों कविताओं को एक साथ रख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मौत जो आकर जवाब दे देती है ना सांसों के लिखे खत का, दरअसल ये उसी की बिना कि मरने के बाद पता चला कि वो था। भारत भूषण अग्रवाल की कविता है कि पैदा हुए, इंटर हुए, बीए हुए। भारत भूषण अग्रवाल की कविता है, नहीं सारी का नाम बोलना, भारत भूषण अग्रवाल की नहीं है। कविता ये है, पैदा हुए, बीए हुए, पैदा हुए, इंटर हुए, क्लर्की किए, पेंशन लिए और मर गए। यानी इस पैदा होने और पेंशन मर जाने के बीच में कहीं कोई हलचल नहीं है। निशब्द रोते हुए आए थे ना, तो बात क्या थी? रोते हुए आए हैं तो हंसते हुए जाना था, लेकिन रोते हुए आए और निशब्द चले गए। दरअसल ये जिंदगी का मतलब जिंदगी का जो ख्याल है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कविता में कि जो मौत जवाब दे के जाती है ना, वो जवाब उसको देती है इसके मृत्यु पर ही पता चलता है कि वो अब तक जीवित है। बिना कोई बौद्धिक कसरत के इतनी बड़ी बात कह देना कोई मामूली बात। इसी तरह शिकायत शीर्षक कविता में वे कहते हैं, कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई। कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई। इसे शिकायत है कि किनारों ने इसे धोखा दिया। क्या आप यकीन करेंगे? जो कविता ने उद्धृत किया मुनि सागर महाराज ने कि कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई, इसे शिकायत है कि किनारों ने उसे धोखा दिया। अब आप यकीन करेंगे कि कुल 41 अक्षरों की इस कविता में कितनी बड़ी बात कही गई। इस कविता की व्याख्या व्यवहारिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक सभी स्तरों पे आप कर सकते हैं। मुनि जी महाराज ने 41 अक्षर यानी 20 शब्द में कविता नहीं, एक मंत्र लिखा है जो अपने अधिष्ठान में भाव त्रिवेणी मंत्र। यह बात अगर आप भाव न करें, जो कवि कर्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं, ये उनके लिए भी सबक है कि जिनको लगता है कि मैं अपनी बात कम शब्दों में नहीं कर पाता, वो देखें कि सवाल शब्दों के नहीं, शब्दों की मार्मिकता और उनकी पहुंच का। 41 अक्षर 20 शब्द में करता है कि कागज की कश्ती लहरों में खेली और डूब गई,
कश्ती को शिकायत है कि किनारों ने उसे धोखा दिया। हम डूबेंगे या उबरेंगे इस भव सागर में, ये हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है, किनारों पे, ये हमारे अपने संसाधन पर निर्भर करता है कि पतवार हमारी किधर है और किस हाथ में है। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा पाब्लो नेरुदा का। उन्होंने एक बात कही थी कि अच्छी कविता आदमी के भीतर से निकली हुई एक गहरी पुकार, इसी से उपासना पद्धतियां निकली हैं, भजन और धर्मों के तत्व भी निकले हैं। कवि ने प्रकृति की लीलाओं का सामना किया और प्रारंभिक युगों में अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए खुद को पुरोहित किया। ठीक इसी तरह आज का सामाजिक कवि, जिसमें आप क्षमा सागर जी को याद कर लीजिए, ने भी, उनको भी आप पुरोहितों की उस पारंपरिक व्यवस्था का सदस्य मानिए, लेकिन जो पारंपरिक पुरोहित थे, पुराने जमाने के जो पुरोहित थे, जो कवि पुरोहित, जो कवि कर्म कर रहे थे, उसमें उन्होंने अंधकार से संधिया, लेकिन अब जरूरत आ गई है कि उसे प्रकाश की व्याख्या करें। कहना ना होगा कि मुनि क्षमा सागर जी का जीवन, कर्म और उस जीवन और कर्म से उपजी कविताएं प्रकाश की ही मुकम्मल व्याख्या। क्षमा सागर जी की कविताएं अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्नेही अनुगूंज की भाषिक भाषा। उनके यहाँ अतीत किसी भी प्रकार की नास्टेल्जिया से मुक्त एक खूबसूरत याद है, तो ठीक इसी तरह से भविष्य भी कोई अनरियलिस्टिक फैंटेसी ना होकर एक प्रेरक संभावना बन गया है। दरअसल अच्छी कविता वही है जिसके पांव अतीत में और आंखें भविष्य में होती हैं। अच्छी कविता वही है। एक ऐसे समय में आज जब कविता को काम पर लगा दिया गया, कविगण हमारे एक ऐसे समय में जो बड़े स्तर पे बहुत बड़ी संख्या में कविताएं लिखी जा रही हैं और कविता को काम पे लगा दिया गया कि जाओ क्रांति कर लो, जाओ विमर्श कराओ, जाओ ज्ञान दे आओ। और ऐसे कवि, कविता बाहुल्य समय में एक ऐसा कवि जिसका जीवन ही विमर्श, क्रांति और ज्ञान रूपी हो, उसने कविता को काम पे नहीं लगाया, बल्कि उसकी कविताओं को जीवन से काम दे। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि अच्छी कला वही है जिसको देखकर जिंदगी की याद। क्षमा सागर जी महाराज की कविताएं जब आप पढ़ेंगे, आप उससे मिलेंगे, तो उसमें व्याकरण नहीं दिखेगा ऊपर, उसमें शब्द नहीं दिखेंगे, उसमें भाव नहीं दिखेंगे, उसमें छंद नहीं दिखेंगे, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक मुकम्मल खूबसूरत जिंदगी नजर आए। अगर ये है तो हमारे समय के, हमारे सागर शहर के और पूरा का पूरा कवि समय के लिए क्षमा सागर जी महाराज की कविताएं खास हैं और महत्वपूर्ण। आखिर में क्षमा सागर जी की कविताओं के बारे में मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, उसकी सच्चाई के प्रति मैं बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि स्वयं क्षमा सागर जी ने अपनी एक कविता में कहा है कि लिखने के बाद लिखा हुआ भले ही झूठ हो जाए, लिखने के बाद लिखा हुआ भले ही झूठ हो जाए, मगर लिखते वक्त हम झूठे नहीं। धन्यवाद। किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे महामना की साहित्य या कविताओं की चर्चा करते हैं जो मुनि हो, संत हो, आचार्य हो, तो एक पूर्वाग्रह हमारे भीतर अपने आप पैदा हो जाता है और हम ये सोच के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि उसमें निश्चित रूप से धर्म दर्शन तो होगा ही और बड़ी क्लिष्ट बातें होंगी, बड़ी गूढ़ बातें होंगी, शायद हम समझ ही ना सकें। ये एक भ्रम अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो मन में एक छवि रहती है मनुष्य के प्रति कि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उनको तत्व ज्ञान हो चुका है, उनको दर्शन का ज्ञान हो चुका है, तो निश्चित रूप से जो कुछ भी उन्होंने कविता में लिखा होगा, से लिखा होगा, बड़े क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग किया होगा। लेकिन जब मुनि क्षमा सागर की कविताओं को आप पढ़िए तो ये सारा भ्रम, ये सारा पूर्वाग्रह खंडित हो जाता है
टूट जाता है। एकदम सरल सहज शब्द, एकदम सरल बातें, जैसे अपनी भाई ने पहाड़ से रात उतरने वाली कविता का उदाहरण दिया। कितनी सरल सी बात है, हम सब देखते हैं कि किस तरह से रात उतरती है और फिर सूरज दूसरे दिन उगता है, लेकिन इसको किसी का ध्यान नहीं जाता कि किसी सूरज ने शुरू किया होगा। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है, सदचर्या है। और इसीलिए मैंने जब भी क्षमा सागर जी की कविताओं को पढ़ा, हर बार कोई ना कोई नया आयाम मेरे सामने खुला। और मैं हमेशा ये पाती हूँ कि उनकी गीत रागी कविताओं में जीवन का सच है, एक ऐसा सच जो हम आप सबका सच है। हम जो यहाँ बैठे हैं, मेरे सामने जो ये विद्वजन सभागार में मौजूद है, हम आप सभी मुनि क्षमा सागर जी के प्रियजन है, परिजन है। क्योंकि जो व्यक्ति संत हो जाता है, मुनित्व को प्राप्त कर लेता है, वह भले भी रागी हो जाए, लेकिन सारा जग, सारे लोग उसके अपने हो जाते हैं। हम सब उन्हें अपना मानते हैं, अपना श्रद्धेय मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं, अपना बहुत ही निकटस्थ मानते हैं। जिसको कहना चाहिए कि अगर कहें कि अपना वेल विशर मानते रहे हैं और हमेशा मानते रहेंगे। उनके जब लिखे हुए को पढ़ते हैं, उनके चिंतन को, उनके मनन को, उनकी कविताओं को, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे लिए ही सोचा। क्योंकि वे पीतरागी थी, अपने लिए उनको क्या सोचते, उनको आवश्यकता ही क्या थी। जो कुछ उन्होंने सोचा सकल मानवता के लिए सोचा। और यही बात उनकी कविता में दिखाई देती है। प्रकृति के तत्वों को चुनते हैं अपनी कविता के लिए। चिड़िया, नदी, आकाश, धूप, सूरज, ये सब प्रकृति के तत्व हैं, जिनको बिंब के रूप में चुनते हैं अपनी बात कहने के लिए। क्योंकि ये सारी चीजें हम सब देखते हैं। वो कोई कठिन बिंब नहीं लाते, कोई कठिन उपमा नहीं लाते, ऐसी कोई उपमा नहीं देते जो हम आप देख नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते। इसलिए जब उनकी कविताओं से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है ये तो हमारे लिए कही गई है। एक अपनत्व अपने आप पैदा होता है उन शब्दों के प्रति। मुनि क्षमा सागर जी निश्चित रूप से एक जैन मुनि थे और बहुत बड़े दार्शनिक, चिंतक, श्रेष्ठ कवि रहे। साहित्य, धर्म, दर्शन और समाज के प्रति जो उनका अवदान रहा है, वो तो अक्षुण्य है और हमेशा रहेगा। लेकिन जब मैं समग्रता से सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने, सबका अपना तरीका होता है, सब ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, सब काशाय से मुक्त होना चाहते हैं। भले किसी का प्रयास असफल होता है, अगर मन से प्रयास ना किया जाए तो असफल रहता है, लेकिन जो मन से प्रयास करता है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास करता है, वो काशाय से मुक्त भी हो जाता है, उसे कैवल्य का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो मुनि क्षमा सागर जी ने जैन पद्धति से कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया, काशाय से मुक्ति प्राप्त की। हम सब भी अपने अपने धर्मों के साथ चलते हुए कोशिश यही करते हैं, लेकिन हमारी कोशिशों में कमी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस भौतिकता से घिरे रह जाते हैं जिसको मुनि क्षमा सागर जी छोड़ चुके थे, त्याग चुके थे। जैसा कि अभी बच्चे में भी बताया कि हम आप सभी जानते हैं, मैंने जैसे कहा कि हम तो उनके आप सब हम उनके परिजन ही हैं, उनके बारे में जानते रहे कि एमटेक किया उन्होंने। आज के समय में देखा जाए तो अगर बच्चा बहुत पढ़ लेता है, मेरिट करता है, तो फिर वो अच्छा पैकेज दिखाई देने लगता है। मतलब वहाँ भौतिकता शुरू हो जाती है। अब अगर ये भौतिकता शुरू हो गई तो फिर काशाय से मुक्ति कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। वही सारे प्रपंच जो जीवन के हैं वो अपनी ओर खींचने लगते हैं। एक घर है तो 2 घर बन जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए, अगर 4 लाख का पेटेंट मिला है तो 10 लाख का मिल जाए, अगर वो नोएडा या
प्रोग्राम में सेटल है तो उसके बाद उसको अमेरिका या किसी और एब्रॉड में जगह ले जाए। ये जो एक दौड़ है वो पैर खींचती रहती है पीछे, आगे नहीं बढ़ने देती। और यही बात बार बार चेताया है, बार बार याद दिलाया है मुनि क्षमासागर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से। मैंने कुछ कविताओं को यहाँ पर लेख लगा के रखा है जो मैं आपसे यहाँ पे साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इन कविताओं को बार बार चर्चा में आना चाहिए। जैसे एक कविता है बहुत ही गंभीर और अच्छी कविता है, बहुत छोटी कविता है, बहुत सरल शब्दों की कविता है, लेकिन बहुत गंभीर कविता है। कल चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे। अच्छा, मैं यहाँ पर इस कविता को पढ़ने के पहले एक बात कहना चाहूँगी। जैसे ये जो कविताओं का एक संचयन है चिड़िया लौट आई है, जिसका अभी इसकी कविताओं की व्याख्या की ने। तो मुनि क्षमासागर जी अपनी बहुत सारी बातें, अपनी बहुत सारी कविताएं उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कही है। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, मैंने कई बार सोचा। तो मुझे लगा कि चिड़िया जो कि एक बहुत ही छोटा सा मासूम सा कोमल सा जीव है, लेकिन उसमें जीवटता है, उसमें जीवन जीने का एक मादा है, उसमें संघर्ष करने का एक मादा है। वो अपना घोंसला बनाती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है, एक एक दाना चुन के जाती है। इसीलिए चिड़िया एक प्रतीक के रूप में, मुझे ऐसा लगता है कि चिड़िया प्रतीक के रूप में मुनि श्री को अधिक निकट प्रतीक होती है। अब देखिए, अगर महाभारत उठा लीजिए, उसमें चिड़िया का उल्लेख है। एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग है, बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगी कि जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई शुरू होने वाली थी, युद्ध शुरू होने वाला था, तो वहाँ का अवलोकन करने, युद्ध क्षेत्र का अवलोकन करने के लिए अर्जुन और कृष्ण गए। और वहाँ जाके देख ही रहे थे कि वहाँ पेड़ काटे जा रहे थे जो बीच में उगाए थे, ताकि एक अच्छा मैदान बन जाए जहाँ युद्ध लड़ा जा सके, रक्तपात हो सके। उनका उद्देश्य तो युद्ध का यही रहता है कि रक्तपात हो। तो पेड़ काटे जा रहे थे, उस पेड़ काटने के दौरान एक चिड़िया का घोंसला गिर गया पेड़ कटने के कारण, और वो चिड़िया के घोंसले में 3-4 बच्चे थे उसके। सौभाग्य की बात यह है कि वो बच्चे हताहत नहीं बच गए, लेकिन चिड़िया समझ गई कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो यहाँ युद्ध होगा, तब मेरे बच्चों का क्या होगा। तो उसने कृष्ण से जाके निवेदन किया कि कुछ भी हो, आप मेरे बच्चों को बचाइए। कृष्ण ने कहा कि मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो प्रारब्ध है वही होगा। लेकिन चिड़िया का विश्वास अटल था। उनसे कहा नहीं, आप चाहे बचा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप बचाएंगे। बात आए गए हो गए, अर्जुन ने देखा कि चिड़िया परेशान करती है कृष्ण को, दोनों लौट गए घर। फिर युद्ध जब शुरू हुआ, युद्ध के मैदान में पहुंचे, तो कृष्ण ने सबसे पहले एक हाथी के गले को निशाना साधते हुए तीर छोड़ा, और तीर छोड़ने के लिए उन्होंने धनुष बाण मांगा अर्जुन से। तो अर्जुन ने कहा कि आपने तो ये शपथ ली कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, फिर आप क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा मैं युद्ध लड़ने के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे। और उन्होंने तीर छोड़ा, हाथी के गले को निशाना साधा। तो इसलिए हाथी के गले को नहीं था, बल्कि हाथी के गले में जो एक घंटा बंधा रहता है उसमें निशाना साधा, घंटा टूट के नीचे गिर गया। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया कि माजरा क्या था और क्यों था। खैर, युद्ध जब समाप्त हुआ उस दिन का, तो उसके बाद फिर शाम को युद्ध क्षेत्र में निकले। अर्जुन ने फिर पूछा कि आपने वो हाथी को भी हताहत नहीं किया, सिर्फ उसका घंटा जो गले में बंधा हुआ था उसको क्यों आपने गिराया? तो कृष्ण ने कहा घंटे को उठा के देखा। जब अर्जुन ने उठा के देखा तो उसके नीचे से चिड़िया और उसके 4 बच्चे। वो सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए कृष्ण ने तीर चलाया था, ताकि वो छोटी चिड़िया, नन्ही चिड़िया और उसके 4 नन्हे बच्चे बच सके। एक पूरा महाकाव्य, मैंने ये कथा इसलिए स्मरण कराई, आपको सुनाई कि एक पूरा महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य, उसमें भी चिड़िया का उल्लेख है,
मानवता के उदाहरण के रूप में जब कुरुक्षेत्र रक्त की नदियां बह रही थीं, एक चिड़िया और उसके बच्चे को बचाने के लिए इस तरह से प्रयत्न किया गया। आप रविंद्रनाथ टैगोर की कविता देख लीजिए, स्ट्रे बर्ड। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी चिड़ियों में लिखा है, बड़ी अच्छी उपमा दी है उन्होंने। तो जो स्ट्रे बर्ड है, जो आवारा पंछी हैं, जो उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यहाँ पर दाना चुगते हैं, फिर शिकार को घोंसले में लौट आते हैं, तो उससे जो सड़क के किनारे शेल्टर लेके, शरण लेके फुटपाथों पे लोग सोए रहते हैं, उनसे जुड़ा है रविंद्रनाथ टैगोर। जीव भला मुनीश्वर सागर जी की गौरव से कैसे बन सकता है? निश्चित रूप से उनको भी चिड़िया का माध्यम बहुत उचित लगा, सटीक लगा, और उन्होंने कई रचनाएं, अपनी कई कविताएं लिखी हैं चिड़िया को माध्यम बना के। ये जो मैं कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, हर एक इस शीर्षक से है। कल चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे, आज भी बनाए हैं। कल चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे, आज भी बनाए हैं। मैं सोचता हूँ कि चिड़िया जब तक रहेंगी घोंसले बनाती रहेंगी। चिड़ियों के लिए और शायद हम सभी के लिए अतीत, अनागत और वर्तमान का इतना ही अर्थ है कि हमें हर बार रहने के लिए एक घर बनाना है। यही मनुष्य के साथ होता है, जो चिड़िया के साथ होता है, कि वो उसको हर बार एक घर बनाना होता है अपना जीवन यापन करने के लिए। उसी तरह से मनुष्य भी अपना जीवन यापन करने के लिए बार बार घर बनाता है। लेकिन एक घर बनाए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पता चलता है कि वो घर बनाने के संजाल में झगड़ कर रह जाता है और उसी के पीछे भागता चला जाता है। एक और कविता है, वो मैं आपको इसी रात में मैं बताना चाहूंगी। घर तो ये तो है अपना घर, क्षमा सागर जी की कविता संग्रह, उस पर है पृष्ठ 68 पर। यहाँ आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है। यहाँ आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है, जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है, पर रहते रहते बहुत छोटा लगने लगता है। बिल्कुल सामान्य सी बात, हम सब इसको अनुभूत करते हैं। हम सब के साथ ऐसा होता है, जब हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो खाली खाली से बहुत बड़ा लगता है, फिर हम उसको सामानों से भरते चले जाते हैं कि वो एक समय बहुत छोटा लगने लगता है। ऐसा लगता है अब इसको विस्तार की जरूरत है, इसमें मंजिलें खड़ी करने की जरूरत है, कुछ कमरे बनाने की जरूरत है। तो यहाँ आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है, जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है, पर रहते रहते बहुत छोटा लगने लगता है। फिर मजबूरन उसे एक घर और बनाना पड़ता है। आदमी वही रहता है, घर बदल जाता है। इसी चक्र में जब घर बना, दीवारें बनी, तो संबंधों और रिश्तों में किस तरह से व्यवधान आते हैं। एक संत के दृष्टि से आप देखिए, आप ये सोचिए कि एक मुनि श्री ये बात लिख रहे हैं। खिड़की शीर्षक से उनकी कविता है। संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं। संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं, फिर उसमें एक खिड़की लगाते हैं, पर जिंदगी भर करीब रहकर भी हम खुलकर वहां मिल पाते हैं। इतनी सटीक बात है। खिड़की समीपता का कोई रास्ता नहीं, खुलकर मिलना ही समीपता का रास्ता है। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, वह हमें करीब ला रहा है। इसी को अगर हम व्हाट्सएप पे देख लें, पढ़ लेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, वो समीपता नहीं है। वो बातें मन को नहीं छुएंगी। एक क्षण में मनोरंजन दे देंगे और एक क्षण के लिए हम बड़े चिंतक बन जाएंगे कि हमने कितनी अच्छी बात पढ़ी, और दूसरे ही पल फिर
उसी भेड़ में फंस जाएंगे, उन्हीं प्रपंचों में फंस जाएंगे। एक गहन चिंतन करने की अपने जीवन में जरूरत होती है, और ये जरूरत थोड़ी क्षमा सागर जी समझते थे, और यही बात उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया। एक जो कविता अभी मृत्यु पर भाई आशुतोष जी ने आपके सामने रखी, एक कविता और उन्होंने लिखी है उसने का, बहुत अच्छी कविता है। मौत ने आकर उससे पूछा मेरे आने से पहले वो क्या करता। मौत ने आकर उससे पूछा मेरे आने से पहले वह क्या करता रहा। उसने कहा आपके स्वागत में पूरे होश और जोश में जीता रहा। सुना है मौत ने उसे प्रणाम किया और कहा अच्छा जियो, अलविदा। बहुत ही चिंतनपूर्ण कविता है ये। व्यक्ति कह रहा है कि मैं मौत तुम्हारे ही इंतजार में जोश में जीता रहा, तो मौत भी उसको प्रणाम करके लौट गई कि अब और जीना। ये जिंदा दिली से जीना जो हम आज भूलते जा रहे हैं बहुत जरूरी है। हम जो अपने अपने में घूम रहे हैं, अपने अपने में व्यस्त हो रहे हैं, संवादहीनता की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। ये संवादहीनता अगर कटेगी तो जोशीलापन भी आएगा, जोश आएगा, जिंदगी को जीने का सलीका आएगा, और ये सलीका बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। अब देखिए हमारे बीच की बैठी हुई है, अलायंस क्लब की मेंबर है, ये शायद पदाधिकारी भी है, तो ये बताती है कि वहाँ पर ठहाके लगवाए जाते हैं। मतलब हंसने का एक सत्र होता है, एक सेशन होता है, एक आयोजन होता है जिसमें सब ठहाके लगाते हैं। अलग से ठहाके लगाने की नौबत क्यों आ रही है? तो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम हंसना भूलते जा रहे हैं। किसी को देखते हैं तो यही लगता है उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों? टेंशन शुरू। अगर ये टेंशन खत्म हो जाए तो हम हंसना सीख जाएंगे। हम दूसरे की मदद करना अगर सीख लें तो हमें आंतरिक खुशी जो मिलेगी वो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। हम हंस सकेंगे, मुस्कुरा सकेंगे, और ये बात बहुत मायने रखती है जिंदगी के लिए। मैं बस थोड़ी सी बात और करना चाहूँगी। चिड़िया को लेकर ही जो कुछ और कविताएं हैं, एक दो उदाहरण मैं और देना चाहूँगी और फिर अपनी बात खत्म करूँगी। एक कविता है सुकून, ये चिड़िया लौट आई है, इस संग्रह से है। चिड़िया के पास जेब नहीं है। वही बात है जो मैं अभी कह रही हूँ, जिंदगी में अगर सुकून नहीं है तो हंसी नहीं है, हंसी नहीं है टेंशन है। आज हम यही देखते हैं और सोचते हैं कि अरे अभी उम्र क्या थी, बॉडी कनेक्शन है चला ताजुब होता है। 20, 25, 35 ये उम्र हार्ट अटैक नहीं हुआ लेकिन अब होती है, और इसीलिए होती है क्योंकि हम टेंशन में डूबे रहते हैं, हम अपने दिल पे बोझ लेके जीते हैं। चिड़िया के पास जेब नहीं है जिसमें वह रुपए रख सके, दुकान नहीं है जिससे व्यापार कर 4 पैसे कमा सके, और आड़े समय में अपनी गृहस्थी सुख से बिता सके। ध्यान से सुनिएगा, इन पंक्तियों को फिर से मैं पढ़ रही हूँ। चिड़िया के पास जेब नहीं है जिसमें वह रुपए रख सके, दुकान नहीं है जिससे व्यापार कर 4 पैसे कमा सके, और आड़े समय में अपनी गृहस्थी सुख से बिता सके। उसके पास है निष्प्रियता, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ जीवन का सुख। हम देखते हैं चिड़िया चलती रहती है हमारे आंगन में, हमारे घर की छत पे, और एक आधा घर पेड़ पौधा लगा हुआ है उसमें आकर खेलती हैं, चलती हैं। और आजकल चिड़ियों को दाना देने का, पानी देने का भी हमने अभियान शुरू कर रखा है, और वो जरूरी भी है। और उस समय जब वो आके दाना चुगती है, पानी पीती है, तो हमें कितनी खुशी होती है। एक छोटी सी चिड़िया हमें बहुत सारी खुशी दे जाती है।
हमें जीवन जीने का सलीका सिखा जाती है। और इसी सलीके की बात मुंशी श्यामा सागर जी ने किया। यदि हम उनकी कविताओं के मर्म को सही ढंग से समझें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ये बात भूल जाए कि हम एक मनुष्य की कविता पढ़ रहे हैं। हम ये बात याद रखें कि मनुष्य हमसे संवाद कर रहे हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, और वो क्या बताना चाहते हैं उसको सुनने और समझने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं और आत्मीयता भी बना सकते हैं, जो कि मनुष्य की हमेशा आकांक्षा है। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूँगी जो आदरणीय बड़े भाई उमाकांत मिश्र जी ने कार्यक्रम के पूर्व कथन के रूप में बोलते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो आयोजन है मनुष्य के स्मरण का, ये सतत रूप से प्रतिवर्ष होना चाहिए और हम सब उसमें एकजुट होकर शामिल हो। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, सार्थक लगी। पिछले वर्ष भी आयोजन हुआ था, उस वर्ष को, और मैं यही आकांक्षा रखती हूँ कि आगे भी भविष्य में भी हम इसी तरह से एकत्र हों, उनकी रचनाओं का, उनके विचारों का, उनके चिंतन का स्मरण करें, उस पर मनन करें और अपने जीवन को सुधारने का, सहज बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सामान्य सदा सिंह जी। आज के कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे हैं सागर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी। मैं उन्हें अध्यक्ष उद्बोधन के लिए बहुत विनम्रता और के साथ निवेदन करता हूँ कि वह अध्यक्ष उद्बोधन उन सबके बीच रखें। आदरणीय पूर्व सांसद मुनि श्यामा सागर जी महाराज के चरणों में अपना विनम्र नमन करते हुए मंच पर विराजमान श्री श्री सरस सिंह जी, आप सब जानते हैं वो इस नगर की बहुत ही प्रतिष्ठित आनंद साहित्यकार है। सबसे पहले तो मुझे याद आ गया उनको बधाई देना चाहिए। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने उनकी योग्यता को मानते हुए उन्हें सम्मानित भी किया है। यहाँ उपस्थित प्रोफेसर आशुतोष जी, यहाँ उपस्थित प्रोफेसर एन साहब, हमारे बहुत बड़े मित्र आदरणीय एराज दाऊद, हिमा भैया, और आज की जो अध्यक्षता कर रहा है कोई इसलिए नहीं कि मैं कुछ साहित्यकार हूँ या इसलिए कि हिमा भैया का मैं दोस्त हूँ बहुत पुराना, तो हमने कहा तो उनको अध्यक्षता करनी पड़ेगी। उनके अच्छी बात इसलिए भाई हेमचंद जी, जैन साहब और उपस्थित तमाम सारे विरोधी हैं। श्यामा सागर महाराज वैसे मेरी मान्यता ये रही है कि जैन मुनि की दिनचर्या जितनी कठोर होती है वे आज भी उतने ही सुलभ होते हैं। ये मेरी हमेशा से मानता बहुत सुलभ होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, बहुत सामान्य होते हैं, और ये सब होना बहुत कठिन होता है। मैं आपको बताऊं उतना ही कठिन होता है जितनी उनकी दिनचर्या कठिन होती है। उनकी दिनचर्या का कोई वो नहीं कर सकता कि हम उससे कॉम्पिटिशन कर ले हम किसी प्रकार का। तो और ये जो श्यामा सागर महाराज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था भाई, बहुत स्पष्ट बता दूँ। हाँ, पर भाई हेमचंद ने मेरे पास किताब भेजी उनकी, जिसकी हम समीक्षा हुई, तो फिर जब उसको पढ़ा 100-125 पेज पढ़ने पर मैंने ये पाया है कि उन्होंने हर चीज के बीच में एक आदमी खड़ा किया है, और उस आदमी में संवेदनाएं, इस सारे वातावरण की संवेदनाएं पैदा करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगा। अब जो भी आप सही माने या वो माने, उनकी एक कविता मैंने बड़ी भीड़ में खड़ा आदमी अंदर से बहुत अकेला होता है, तो
तो मुझे लगा कि यार ये तो सबसे अच्छी बात, ये तो नेताओं के बारे में बहुत ज्यादा सही है। क्या बात है। ये बात जो है और नेताओं के बारे में तो बहुत ज्यादा सही होती है। और खास तौर से बड़ी देर तक सुनने के बाद मुझे लगा कि तानाशाह नेता होते हैं वे बहुत अकेले होते हैं, वे अपनी व्यक्तिगत मानता है। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि बहुत कुछ बड़ी गूढ़ आदमी में संवेदनाएं पैदा हो जाए, उनका यही प्रयास है कि आदमी जब संवेदनाएं पैदा हो जाती हैं तो वाकई वो आदमी बन जाता है और उसके देखने का हर चीज का नजरिया बदल जाता है। तो इस तरह से मुझे लगा कि मुनि क्षमा सागर महाराज ने बहुत आप सब कुछ व्यक्ति के लिए किया। वैसे भी जय मुनि हो जाने का मतलब यही है कि आदमी का उत्थान हो, आदमी में तरक्की हो, उसके वो तो यही सब प्रयास होता है। इसलिए मैं भी आज इस स्थान पर उपस्थित होकर आप सबों ने धन्यवाद क्या पूछे देंगे, मैं इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ, यही मुझे कहना है और मेरा कोई खास वक्त नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दादा यादव जी। इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र के, चूंकि यह कार्यक्रम 2 सत्रों में है, द्वितीय सत्र में काव्य कविता पाठ आयोजन है, तो प्रथम सत्र के समापन के पहले इस पूरे कार्यक्रम के आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ उस कार्यक्रम की सूत्रधार आदरणीय हेमचंद जैन जी को कि वह इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र का समापन आभार व्यक्त करें। आदरणीय हेमचंद जी। हेलो, सम्मानित मंच और उपस्थित श्रोतागण और जो संस्थाएं इस आयोजन में अपनी सेवाएं का निभा रही हैं उनका भी मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि इस आपाधापी के युग में योग को 2 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल है। 1 घंटा तक आपने मुनि क्षमा सागर जी के चरित्र, उनकी कविता और हिंदी साहित्य से उनका सुना निश्चित रूप से बड़ी बात है। और इस दिशा में मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आप सब लोग